सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों, 6:15 हो चुके हैं। एंड ये वीडियो जो है वो एडिट नहीं होगा बिकॉज थैंक्स टू ट्रम्प लास्ट मोमेंट तक वो कुछ भी कर सकते हैं ऐसा लगता है। एंड दैट्स वाई थोड़ा मतलब जो हमारा 7 AM का डेडलाइन होता है वीडियो रिलीज करने का, तो उसके जस्ट 45 मिनट्स पहले हम ये वीडियो बना रहे हैं। दैट्स वाई एडिटिंग विल नॉट बी देयर। सो अगर कोई हमें हेल्प करना चाहता है तो नीचे टाइम स्टैम्प्स प्लीज लिख देना इन कमेंट सेक्शन। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत थोड़ी सी निगेटिव न्यूज के साथ ही है, और वो न्यूज ये है कि यूएस और ईरान की जो पीस टॉक्स थे, आफ्टर 21 आवर्स ऑफ निगोशिएशंस, इन अ वे फर्स्ट राउंड जो है वो फेल हो गया है, ऐसा दोनों साइड से बोलना है। दो यूएस का वर्जन थोड़ा सा शार्प है, ईरान का वर्जन थोड़ा सा कंटिन्यूटी ऑफ टॉक्स का या निगोशिएशंस का लग रहा है। बट उसका जो इमीडिएट शार्प रिएक्शन है वो हम देख पा रहे हैं, स्पेसिफिकली इन ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस। 102 एंड $103 के बीच में ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस आर करेंटली ट्रेडिंग। अगर डाउ जोन्स हो या S&P 500 हो या नास्डैक हो, इनको इनके जो फ्यूचर्स है वो 1 से 2% के बीच में डाउन है। निकी अभी जस्ट ओपन हुआ है, दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज ऑल्सो डाउन बाय ऑलमोस्ट 0.75%। 615 को अभी तक गिफ्ट निफ्टी का नंबर नहीं आया है। 6:30 बजे मतलब एंड ऑफ दिस वीडियो वी शुड बी इन अ पोजीशन टू टेल यू कि इंडियन मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। बट रिएक्शन विल बी ऑन अ निगेटिव साइड, दैट्स फॉर श्योर। सो अब ब्रेंट क्रूड के ऑयल प्राइसेस क्यों ऊपर गए? क्योंकि सीज फायर तो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है ना, तो इसलिए वो ऊपर गए बिकॉज यूएस ने अनाउंस किया है कि नेवल ब्लॉकेड होगा, यानी कि एक्शन अराउंड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। क्यों? क्योंकि वहां जो ईरान ने जैसे बोला कि हमने जो माइंस डाले हैं वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे है, दैट देर इज अ रिस्क कि अगर वहां से कोई शिप्स जाते हैं तो। सो दिस पर्टिकुलर थिंग यूएस इज नॉट लाइकिंग, एंड उन्होंने कहा है कि भाई हम हमारी नेवल शिप वहां पे भेजेंगे एंड हम वो माइंस क्लियर करेंगे, और अगर इसके बीच में हम पे अटैक होता है फ्रॉम ईरान, सो देन द रिएक्शन विल बी क्वाइट शार्प, ऐसा उनका कहना है। सो ऑब्वियसली मतलब ये नेवल ब्लॉकेड होना मतलब अगेन ग्लोबल ऑयल सप्लाई का फिर से एक बार डिसरप्ट होने का ये चांस यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड एक फर्दर एक्शन ये भी हो सकता है, जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन भी हो सकता है, टॉक्स कोलैप्स हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन उसकी में थ्रू नहीं निकल सकता है। और अगर ये मिलिट्री ब्लॉकेड होता है तो डेफिनेटली आई थिंक एक ऑब्जेक्टिव यूएस का ये भी हो सकता है कि ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक किया जाए। सो इसी का नतीजा ईरान वॉन्स ऑफ रिटेलिएशन, और मतलब ये सीधा सीधा फर्दर एस्केलेशन की तरफ एक रिस्क बढ़ाता हुआ नजर आता है। सो गोल्ड एंड सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा। प्रीशियस मेटल्स एक्चुअली रिएक्ट टू अनसर्टेनिटी, सो टिपिकली सपोर्टेड बाय रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। बट आई थिंक ये शॉर्ट टर्म मूव्स इतने ज्यादा वोलेटाइल है कि कभी लगता है डॉलर स्ट्रेंथन होगा, कभी लगता है गोल्ड की तरफ फिर से एक बार रिस्क ऑफ ट्रेड हो सकता है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर प्लेइंग आउट। बट आई थिंक मैक्रो एंड मार्केट इम्प्लीकेशंस जो है वो डेफिनेटली निगेटिव रहेंगे। इन्फ्लेशन रिस्क यहाँ से अभी भी राइजिंग ही ज़्यादा नज़र आ रही है। ग्लोबल मार्केट्स अगर रिस्क ऑफ की तरफ टर्न टर्न होते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक वॉलेटिलिटी विल बी ऑन अ हायर साइड अगेन। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर रहते हैं तो हायर फ्यूल प्राइसेस, प्रेशर ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, दैट इज गोइंग टू बी देयर। सो लेट्स जस्ट होप दैट कि ये जो सीज फायर का जो ऑप्टिमिज्म है ये वॉर रिस्क में ना कन्वर्ट हो आने वाले समय में, क्योंकि ये ऑयल शॉक एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो की ड्राइवर है फॉर ग्लोबल मार्केट्स करेंटली। सो लेट्स जस्ट होप दैट कि दिस पर्टिकुलर थिंग सेटल्स डाउन इन नियर फ्यूचर। अब बात करते हैं आईएमएफ के चीफ के तरफ से भी एक थोड़ा सा रिएक्शन आया है, एंड उनका कहना है कि ग्लोबल प्राइसेस विल टेक टाइम टू रिसीड आफ्टर वॉर। सो क्रिस्टालिना जो है वो जो आईएमएफ चीफ है, तो उनका कहना है कि ग्लोबल प्राइसेस विल नॉट कूल इमीडिएटली आफ्टर वॉर एंड्स। सो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है इट विल लिंगर अराउंड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, ऐसा उनका कहना है।
सो क्या कह रहे हैं वो, सो इन्फ्लेशन आउटलुक अगर हम देखते हैं, सो वॉर ड्रिवन शॉक्स स्पेशली एनर्जी एंड फूड प्राइसेस में ज्यादा रहेगा। एक डिलेड डिसइन्फ्लेशन भी रह सकता है यहाँ पे। एंड प्राइसेस रिमेन एलिवेटेड इवन आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट सबसाइड। सो इन्फ्लेशन डिक्लाइन जो है वो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेजुअल रादर देन शार्प, क्योंकि कैस्केडिंग इम्पैक्ट, एक बार वो सप्लाई चेन में आ जाता है ये इन्फ्लेशन का फैक्टर, सो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी स्टिकी। सो व्हाट आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ स्टिकी प्राइसेस? एक है एनर्जी डिसरप्शन, ऑयल एंड गैस सप्लाई शॉक्स जो है दैट विल डेफिनेटली पुश ग्लोबल कॉस्ट हायर। और एक बार, बहुत बार हमने ये देखा है कि एक बार कॉस्ट हायर जाते हैं ना, तो उसका रिवीजन होना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फूड सप्लाई चेन के इश्यूज भी इसकी वजह से क्रिएट हो सकते हैं। सो वॉर का इम्पैक्ट किन किन सेक्टर्स पे हो सकता है? लॉजिस्टिक्स पे हो सकता है, एक्सपोर्ट्स पे हो सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पे भी हो सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स भी हो सकता है। सो आई थिंक ऑल दोज फैक्टर्स विल टेक टाइम टू अगेन रिसीड। सो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये जो चीज है इसकी वजह से जो रिस्क प्रीमियम है ऑन द कमोडिटीज इट विल स्टे एट इलेवेटेड लेवल्स। और ऑब्वियसली अगर ये ज्यादा नंबर पे रहेगा, ये रिस्क प्रीमियम अगर ज्यादा रहेगा, तो देन इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी देयर। सो ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम बात यहां पे करते हैं, तो हायर प्राइसेस विल पुट प्रेशर ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन। सो अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन पे प्रेशर आ जाता है, तो उसका सीधा इंपैक्ट होगा ग्लोबल ग्रोथ रिकवरी पे। सो दैट पर्टिकुलर रिकवरी विल बी ऑन अ स्लोअर साइड। सो विच आर द कंट्रीज विच विल रिमेन वल्नरेबल अकॉर्डिंग टू देम? सो एक्सटर्नल शॉक्स एंड ट्रेड डिसरप्शंस के लिए की वजह से ये कंट्रीज वल्नरेबल रह सकते हैं। सो पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या क्या होंगे? तो ऑब्वियसली अगर ये प्राइसेस ज्यादा रहते हैं, तो सेंट्रल बैंक्स में नीड टू मेंटेन टाइटर पॉलिसी फॉर लॉन्गर। और टाइटर पॉलिसी का मतलब क्या होता है? टाइटर पॉलिसी मतलब हायर इंटरेस्ट रेट्स। हायर इंटरेस्ट रेट्स, कंजम्पशन स्लो डाउन होगा, अर्निंग्स डिग्रेड हो सकते हैं उसकी वजह से। सो ऑल दोज फैक्टर्स विल बी देयर। सो गवर्नमेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होगा? टू मैनेज इन्फ्लेशन विदाउट हर्टिंग ग्रोथ। सो अगर ग्रोथ को हर्ट नहीं करना है, then they will have to spend more. How will they spend more when the earnings will be on a lower side? They will borrow more. So obviously, I think fiscal side में problems create हो सकते हैं. And this is the reason why a lot of economists are comparing this particular situation, this particular war situation with COVID situation. सो बिकॉज डिसरप्शन जो है, उस वक्त भी क्या हुआ था? डिसरप्शन ही तो मेजरली हुआ था ना। तो ठीक है, इस बार जो परसेंटेज है उस डिसरप्शन का कंपेयर टू कोविड, इट इज ऑन अ लोअर साइड। एंड दैट्स व्हाई रिएक्शंस भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट की तरफ से, एग्जांपल के, अगर कोविड के बीच में 30-40% से मार्केट गिरा था, तो अभी अगर 8-10% से वो शार्प फॉल उस दैट इन दैट पर्टिकुलर फेज हुआ था। सो आई थिंक कंपेरेटिवली दैट इज व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू सजेस्ट टू अस। सो बिग टेक अवे क्या हो सकता है इसमें से? इवन इफ वॉर एंड्स, इन्फ्लेशन जो है वो इमीडिएटली नीचे नहीं गिरेगा। कमोडिटी ड्रिवन प्राइस प्रेशर जो है वो थोड़े समय के लिए परसिस्ट कर सकता है। सो मार्केट शुड एक्सपेक्ट स्टिकी इन्फ्लेशन एंड डिलेड नॉर्मलाइजेशन। ये आईएमएफ की तरफ से एक इंडिकेशन सामने यहां पे नजर आ रहा है। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सो इंडियन इकोनॉमी में बैंक्स क्या डिमांड कर रहे हैं? सो बैंक्स का जो एसोसिएशन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, उन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया है और उन्होंने ये बोला है कि लोन रिपेमेंट मोरेटोरियम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए देना चाहिए। सो एक प्रपोजल स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि ऑप्ट इन मोरेटोरियम, मोरेटोरियम मतलब ऑटोमेटिक नहीं होगा, जिसको जिसको रिक्वायरमेंट है वो केसेस प्रेजेंट करके ऑप्ट इन कर सकते हैं उस चीज के लिए। एंड इट शुड बी अवेलेबल ओनली टू एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिन्होंने रिलीफ रिक्वेस्ट की है उनके लिए होना चाहिए ऐसा। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक प्रपोजल रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। सो ये रिलीफ क्यों मांगा गया है? यूएस ईरान वॉर की वजह से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा वो एमएसएमई सेगमेंट को होगा, ऐसा उनका कहना है। सो की इंपैक्ट एरियाज क्या है? डिमांड फॉर एमएसएमई प्रोडक्ट्स में फॉल, ऐसा बैंक्स का कहना है। सो उसकी वजह से इनकम स्ट्रीम्स जो है वो वीकन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के, एंड उसकी वजह से लोन रिपेमेंट की जो कैपेसिटी है वो डिटेरियोरेट हो सकती है फॉर दीज
कंपनीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. सो नेचर ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर इफेक्ट जो है ऑन बिजनेसेस. तो ये जो सप्लाई चेन होता है उसमें कहीं ना कहीं एक सेगमेंट को अगर इम्पैक्ट हो जाता है तो आगे की पूरी चेन खराब हो सकती है उसकी वजह से. एंड दैट इज द रीजन अगर ये रिलीफ दिया जाएगा देन बिजनेस विल कंटिन्यू. एटलीस्ट इंटरेस्ट पे आउट का प्रेशर जो होगा उन कंपनीज पे नहीं रहेगा फॉर सम टाइम. सो एंड दैट विल स्मूदन द चेन. एंड ओवर द पीरियड जब ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी देन द रीपेमेंट्स कैन अगेन स्टार्ट. सो डायरेक्ट इम्पैक्ट मतलब भले ही ना हो बट आई थिंक ब्रॉडर रिपल इफेक्ट्स जो है अक्रॉस सप्लाई चेन्स एंड डिमांड साइकिल्स ये हो सकते हैं. और उसके लिए एक प्रोएक्टिवनेस बैंक्स की तरफ से यहां पे दिखाया जा रहा है. सो बैंकिंग सिस्टम कंसर्न्स जो है वो वही है. बैंक्स आर ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग राइजिंग स्ट्रेस इन एमएसएमई लोन बुक्स. और प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ये डिफॉल्ट्स एंड एसेट क्वालिटी नीचे जाना ये रोकने के लिए ये पर्टिकुलर प्रपोजल बैंक्स की तरफ से आरबीआई की तरफ दिया गया है. सो लेट्स से कि एनपीएस को कंट्रोल में रखने के लिए या एनपीएस राइज ना हो इसलिए रेगुलेटरी रिलीफ मांगा जा रहा है बैंक्स की तरफ से. अब आरबीआई क्या एक्शन लेता है ये देखना जरूरी होगा दोस्तों. अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो है मतलब गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के बारे में. यानी जो डिविडेंड्स गवर्नमेंट को आते हैं फ्रॉम दी सीपीएसईज तो उसका उस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये थोड़ा सा समझते हैं. सो गवर्नमेंट का टारगेट जो है इस फाइनेंशियल ईयर का 75,000 करोड़ रुपीस का डिविडेंड टारगेट है फ्रॉम सीपीएसईज जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है तो उसकी उनकी तरफ से. बट ये थोड़ा सा रिस्क पे नजर आ रहा है. क्यों? क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड वेस्ट एशिया वॉर जो है वो इन कंपनीज की सीपीएसईज के प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट कर सकता है. क्यों कर सकता है? बिकॉज वॉर का सीधा इंपैक्ट क्या होता है? हाइयर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस. सो हाइयर इनपुट कॉस्ट अगर होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दीज पीएसयूज विल बी ऑन अ लोअर साइड. सो लोअर पीएसयू प्रॉफिट्स मींस लोअर डिविडेंड payouts to government. So it will be a direct risk for to the budgeted non-tax revenue, which is around 75,000 crore rupees of target. सो आई थिंक यहाँ पे जो मेजर सेक्टर्स है जो एक्सपोज्ड है इस पर्टिकुलर रिस्क हो या पीएसयूज कमोडिटी लिंक पीएसयूज जैसे कि ऑयल एंड गैस के हो या मेटल्स के हो या एनर्जी हेवी बिजनेसेस हो. सो यहाँ पे मार्जिन प्रेशर बन सकता है बिकॉज ऑफ द एलिवेटेड ग्लोबल प्राइसेस. सो गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है हाईली सेंसिटिव है टू geopolitical shocks or because dependency on the global commodity cycle is on a higher side. So I think commodity inflation means lower PSU profit है, lower PSU profits एंड उसकी वजह से डिविडेंड शॉर्टफॉल रिस्क गवर्नमेंट को यहाँ पे हो सकती है. तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं सो आई थिंक 1/3 ऑफ द गवर्नमेंट टोटल डिविडेंड कलेक्शंस 78,438 करोड़ रुपीस का लास्ट ईयर का जो था उसमें से 1/3 जो है वो स्टेट रन पेट्रोलियम फर्म्स की तरफ से गवर्नमेंट को आया था. अब यहाँ पे अप्रैल 10 मतलब अगर हम प्री वॉर लेवल का ब्रेंट क्रूड का प्राइस देखते हैं वहां से ये 32 to 35% तक प्राइसेस जो है वो ऊपर है. मैं अप्रैल 10 की बात कर रहा हूं. आज अगर हम बात करते हैं तो ये नाउ दिस नंबर इज ऑलमोस्ट 40% अबव द प्री वॉर लेवल. तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डेफिनेटली इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे हो सकता है. अब गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम करके अपने फाइनेंसेस पे हिट लिया है. सो तो शायद पीए मतलब ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनका थोड़ा मतलब उनका प्रॉफिट्स जो है वो थोड़े से बचाने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से हुई है. बट पहले मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए जो इम्पैक्ट हुआ है दैट विल हैव सम प्रॉब्लम इन दी डिविडेंड पे आउट्स, नो डाउट अबाउट दैट. सो आई थिंक अभी तक लास्ट 5 सालों में हर साल जो गवर्नमेंट का टारगेट होता था उससे ज्यादा डिविडेंड्स इन कंपनीज की तरफ से गवर्नमेंट को आता था. तो अब कहीं ना कहीं इस बार जो है वो इम्पैक्ट जो है वो निगेटिव रहेगा. यानी कि टारगेट के शायद नीचे डिविडेंड पे आउट्स गवर्नमेंट को मिल सकते हैं. तो सेक्टर वाइज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लास्ट ईयर का देखते हैं सो पेट्रोलियम कंपनीज हैव गिवन ऑलमोस्ट 25,798 करोड़ रुपीस ऑफ डिविडेंड्स.
Power companies gave 13,213 crore rupees of dividend, and coal companies gave 10,876 crore rupees of dividend. तो कहीं ना कहीं ये जो कमोडिटी हेवी सेक्टर्स है टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 64% ऑफ गवर्नमेंट्स डिविडेंड रिसीट्स लास्ट फिजिकल. अब यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है. प्लस जो डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन है, लास्ट फिजिकल गवर्नमेंट रेज्ड अराउंड 45,306 करोड़ रुपीज. और इस साल मतलब जो है वो टारगेट कैसे अचीव होगा ये भी देखना जरूरी होगा. लास्ट ईयर जो टारगेट रिवाइज किया था, रिवाइज टारगेट मतलब पहले बजट में 47,000 करोड़ रुपीस का ये नंबर था डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन का. बट बाद में उन्होंने टारगेट रिवाइज किया टू 33,847 करोड़ रुपीस. बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट रेज्ड 45,306 करोड़ रुपीस. सो लास्ट ईयर वाज अ गुड ईयर, बट दिस ईयर there is a challenge. So let's see कि how government tackles that. So looks like fiscal deficit will get impacted. Government will have to borrow on a higher side. अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो एफडीआई के बारे में है. नेट एफडीआई ट्रेंड जो है इंडिया में वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है. देर इज अ फिफ्थ स्ट्रेट मंथ इन जनवरी नेट एफडीआई नंबर्स आर have contracted. So gross FDI number in जो है ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज वो बढ़ रहे ईयर ऑन ईयर 6.9% से वो बढ़े हैं टू अबाउट $5.7 billion. बट ये जो रिपैट्रिएशन एंड आउटफ्लोज जो है वो डबल हो चुके हैं टू $4.9 billion. एंड दैट्स व्हाई नेट एफडीआई नंबर इज looking down. So what is the key concern? Despite strong macroeconomic fundamentals, India is facing low net FDI inflows. Even though the gross inflows are significant, remain significant, but net FDI inflows, obviously अगर फॉरेनर्स इंडिया में पैसे लेके आएंगे, भले ही वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो कभी ना कभी वो लॉन्ग टर्म जो है उसमें से रिटर्न्स वो वापस लेके जाएंगे. एंड दैट इज द फेज वी आर करंटली सीइंग, एंड इट विल कंटिन्यू, एंड इट हैपेंस एवरीवेयर. बट ऐसा भी नहीं है कि अभी हम एकदम डेवलप्ड इकोनॉमी बन गए, तो वी स्टिल रिक्वायर कैपिटल, and we are still in a position to give returns also looking at the overall nominal GDP growth. But global competition जो shift हुआ है, so investors increasingly preferring Mexico and Vietnam over India. So what are the main driving factors? So near shoring and friend shoring strategies post COVID जो है वो यहाँ पे play out हो रही है. So structural factors are behind this shift. So competing countries are offering better integration into global supply chain. So plus, apart from Mexico and Vietnam, even Poland is giving additional competition to India. So big takeaway यही है कि FDI story is weakening due to falling inflows 6.9% का ये जो fall है plus rising outflows. So $4.9 billion का. So structural shift is capital moving to alternative manufacturing hubs like Mexico and Vietnam. And there are key risks कि India may lose share in global supply चेन रीलोकेशन साइकिल. सो अब इसको थोड़ा सा मतलब ये जो स्ट्रेटेजीज है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी या नियर शोरिंग ट्रेंड्स, आई थिंक न्यू द वे यूएस इज बिहेविंग, आई थिंक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल बी इन प्लेस इन कमिंग डिकेड. आई थिंक फ्रॉम दैट एंगल वी विल हैव टू प्ले अ स्ट्रांग रोल. तो अपनी पोजीशन हमें वहां पे स्ट्रांग करनी होगी. एंड कहीं ना कहीं मतलब ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम यहाँ पे देख रहे, सो इट शुड ऐड मोर वेटेज. सो वहां पे उस तरीके की पॉलिसीज जो है वो हमने करनी चाहिए. क्राइसिस का टाइम जो होता है वो नॉर्मली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है. वी हैव सीन मेजर रिफॉर्म्स हैपनिंग इन इंडिया इन क्राइसिस टाइम्स. सो करेंटली वी आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस टाइम एंड वी होप दैट कि ये अपॉर्चुनिटी यूज की जा सकती है फॉर बेटर एंड बेटर रिफॉर्म्स. सो लेट्स सी. आई थिंक उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो पावर प्लांट्स एडिशन है, आई थिंक दैट विल प्ले अ ह्यूज रोल. और हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स, तो वो कम करने का एक बहुत बड़ा टास्क अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने है. लेट्स होप दैट कि इसको एग्रेसिव पाथ पे लिया जाएगा टू रिफॉर्म this particular sector, power defense sectors are going to be the themes for the next decade. ये बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी नजर आ रहा है. नेक्स्ट न्यूज जो है वो है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की. सो ये जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इट विल
come into force in the second week of May 2026। एग्रीमेंट जो है वो ऑलरेडी 24 जुलाई 2025 को साइन हो गया था। सो इसके की मार्केट एक्सेस एंड टैरिफ्स के बारे में समझते हैं। सो 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके विल गेट जीरो ड्यूटी एक्सेस। सो स्कॉच विस्की टैरिफ्स जो है, जो यूके से यहाँ पे लाया जाएगा, सो उस पे टैरिफ्स कट किए हैं फ्रॉम 150% टू 75% इमीडिएटली, एंड फर्दर इनको रिड्यूस किया जाएगा टू 40% बाय 2035। ऑटोमोबाइल इंपोर्ट ड्यूटीज जो है यानी कि यूके से इंडिया, सो दे हैव रिड्यूस टू 10% ओवर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ अप टू 110%। सो आई थिंक अच्छे खासे ऑटोमोबाइल इंपोर्ट यूके से हो सकते हैं। तो प्राइसेस जो है इन गाड़ियों की काफी गिर सकती है इंडिया में। ट्रेड ग्रोथ टारगेट क्या है? सो करंट बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया और यूके के बीच में, दैट इज $56 बिलियन, और टारगेट जो है अराउंड बाय 2030 इट शुड डबल। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $110 बिलियन तक ये बायलैटरल ट्रेड जाना चाहिए, ये टारगेट इस एफटीए के अंदर रखा गया है। सो पैरेलल एग्रीमेंट्स क्या क्या रखे जाएंगे, वैसे कि जैसे कि लेबर मोबिलिटी, सो डबल कॉन्ट्रीब्यूशंस कन्वर्जन, सो इट विल प्रिवेंट डुप्लीकेट सोशल सिक्योरिटी लेवीज फॉर टेम्पररी वर्कर्स, तो ये किया गया है। एंड बोथ एग्रीमेंट्स जो है वो दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड साइमल्टेनियसली। सो सेक्टोरल इंपैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया ओपन्स मार्केट टू कंज्यूमर गुड्स लाइक चॉकलेट्स, बिस्कुट्स एंड कॉस्मेटिक्स। एंड इंडिया को क्या क्या कौन से सेक्टर का एक्सेस मिला है, तो टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स, टॉयज, इन सेक्टर में काफी मतलब जीरो ड्यूटी एक्सेस इंडिया को मिला है। ऑटो सेक्टर एक थोड़ा सा पेन पॉइंट है इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए। सो यूके व्हीकल्स इंक्लूडिंग ईवीज एंड हाइब्रिड्स, दे विल नाउ गेट एक्सेस टू इंडिया अंडर कोटा सिस्टम, and duty cuts will be gradual and there will not be immediate full liberalization, so I think which was expected। so FTA structure अगर हम देखते हैं, so 99% exports duty free है, steep tariff cuts है यूके के लिए। so from 150% to almost 40%, 110% to 10%, तो ये एक अच्छे खासे कट्स दिए गए, टैरिफ कट्स दिए गए यूके को। स्ट्रैटेजिक गोल जैसे है वो $56 बिलियन का bilateral trade, it should grow to $110 बिलियन by 2030, एंड होपफुली मई 2026 में ये रोल आउट हो जाएंगे। पैरेलल लेबर पैक्ट भी उसी के साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट होप दैट कि ये चीजें जल्द से जल्द यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाए। अब टीसीएस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में टीसीएस, आज थोड़ा टाटा ग्रुप के बारे में ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। सो टीसीएस शेयर होल्डर पे आउट ट्रेंड जो है वो FY26 में थोड़ा सा नीचे गिरा है टू 28,292 करोड़ रुपीज। FY25 में these payouts were around 32,184 crore rupees, so 12.1% का ये डिक्लाइन है। This is the third decline in last 6 years, fourth decline since listing in 2004। सो अर्लियर डिक्लाइन जो FY24 में हुआ था दैट वाज अराउंड 3.87%, मतलब पे आउट्स जो है वो डिक्लाइन हुए थे। सो अब टाटा सन्स की जो है ना वो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है टीसीएस के कॉन्ट्रीब्यूशंस पे। सो 83% ऑफ द रिवेन्यू जो टाटा सन्स को आता है, वो उसमें से 83% रेवेन्यू आता है फ्रॉम टीसीएस, मतलब टोटल 38,000 करोड़ रुपीस का जो नंबर था FY25 का, उसका 83% जो आया था वो टीसीएस से आया था। सो ऑब्वियसली लोअर पे आउट्स जो है अगर टीसीएस से होते हैं तो दे मे कंस्ट्रेन फंडिंग कैपेसिटी ऑफ टाटा ग्रुप। सो ऑलरेडी हमने टीसीएस के शेयर प्राइसेस नीचे यहाँ पे गिरते हुए देखे हैं। सो टीसीएस का जो FY26 का रेवेन्यू $30 बिलियन का है, 0.5% से ये गिरा है, फर्स्ट एनुअल डिक्लाइन सिंस लिस्टिंग। सो कांस्टेंट करेंसी जो है वो ग्रोथ हार्डली 2.4% की है। सो ये सारे फैक्टर्स जो है वो थोड़े से निगेटिव नजर आ रहे हैं। फ्री कैश फ्लो जो है दैट इज अराउंड 42,983 करोड़ रुपीस का है, विच इज 7.5% लोअर कंपेयर टू लास्ट ईयर। रीजन क्या है इसके पीछे का फ्री कैश फ्लो नीचे गिरने का? तो 6,770 करोड़ रुपीस दे हैव स्पेंट ऑन एक्विजिशंस। कोस्टल क्लाउड ये कंपनी को उन्होंने दिसंबर में एक्वायर किया एट द कॉस्ट ऑफ 6,386 करोड़ रुपीस, प्लस लिस्ट एंगेज नाम की कंपनी भी उन्होंने अक्टूबर में एक्वायर की थी फॉर 612 करोड़ रुपीस। तो यहां पे कुछ कैपेक्स एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स टीसीएस की तरफ से ली जा रही है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डेटा सेंटर पिवोट थोड़ा सा
टीसीएस की तरफ से यहाँ पे किया गया है। $6.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ओवर 6 ईयर्स यहाँ पे करने का प्लान है। टारगेट जो है वो 1 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी ऐड भी यहाँ पे होना चाहिए। इम्पैक्ट जो अगर हम देखते हैं, तो बिजनेस इज बिकमिंग मोर एसेट हैवी एंड इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द कैश फ्लोज। सो टाटा सन्स के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है? सो टाटा सन्स के लिए कैपिटल एलोकेशन प्रेशर बन सकता है। सो मेजरली टाटा सन्स की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो चार बिजनेसेस में हो रहे हैं। फर्स्ट, टाटा डिजिटल, देयर ई कॉमर्स बिजनेस। एयर इंडिया एविएशन में। अग्रतास जो बैटरी बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स लग रही है। एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर बिजनेसेस में। सो ऑलरेडी टोटल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ $11 बिलियन कमिट वो कर चुके हैं। सो इसीलिए मतलब ये जो कैश मशीन्स है इनके पास, तो वहां से पैसा आना बहुत जरूरी है टाटा सन्स के लिए। अगर वो पर्टिकुलर बिजनेसेस थोड़े प्रेशर में आते हैं, तो ओवरऑल टाटा ग्रुप भी उसकी वजह से प्रेशर में आ सकता है, या फिर स्पेसिफिकली टाटा ग्रुप की जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो प्रेशर में आ सकते हैं। सो स्ट्रक्चरल कंसर्न्स क्या क्या होंगे? सो फॉर टीसीएस, so drivers of lower payments would be acquisitions, data center capex and AI investments. तो आई थिंक एंड ये continued investment जो है वो then they will lower the future payments for from TCS to Tata Sons. So let's see. आई थिंक मैनेजमेंट की कमेंट्री तो बिल्ड, एक्वायर एंड पार्टनर की है फॉर टीसीएस। सो द फोकस वुड बी ऑन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ओवर पे आउट मैक्सिमाइजेशन। सो ओवरऑल बिग टेक अवे अगर इन्वेस्टर्स के लिए है, तो कैश फ्लो प्रेशर चेंज जो है जिसमें एक्विजिशंस, एआई कैपेक्स विल लीड टू एफसीएफ, फ्री कैश फ्लो गोइंग डाउन, और उसकी वजह से पे आउट्स जो है वो थोड़े से कम हो सकते हैं। सो कैश रिटर्न मशीन जो है वो कहीं ना कहीं खुद को इन्वेस्टमेंट हेवी फेज में कन्वर्ट करती हुई नजर आ रही है। सो टाटा सन्स का फंडिंग मॉडल जो है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ हम देख रहे हैं। अब बात करते हैं टाटा सन्स के लिस्टिंग्स के बारे में। सो आरबीआई का जो प्रपोजल है, न्यू ड्राफ्ट नॉर्म्स जो उन्होंने निकाले रिगार्डिंग एनबीएफसीज। सो एनबीएफसीज विद एसेट्स मोर देन 1 लाख करोड़ टू बी क्लासिफाइड एज अपर लेयर। सो डेफिनेटली आरबीआई ने अपना जो डिस्क्रिशन है वो रिड्यूस किया है। सो मार्केट एसेट साइज इज द प्राइमरी क्राइटेरिया वो यहाँ पे रखा है। सो टाटा सन्स पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? टाटा सन्स के पास ऑलरेडी एसेट्स जो है वो 1.75 लाख करोड़ रुपीस के है एज ऑफ 31 मार्च 2025। So it is almost certain that ki Tata Sons will be included in upper layer NBFC category. So already classified in this category since 2022. They have revised it in 2023, even 2025. So why this particular matter is so important? So upper layer classification means stricter regulatory oversight and plus mandatory listing requirement. सो कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे आ रहा है कि टाटा सन्स इज अ क्लोजली हेल्ड होल्डिंग कंपनी एंड दे डोंट वांट टू गेट लिस्टेड, दो शपुरजी पालनजी ग्रुप वांट्स इट टू बी गेट लिस्टेड। सो देर आर सम एस्केप रूट्स। आरबीआई में ग्रांट एग्जाम्पशंस केस बाय केस, या फिर आरबीआई अलाउज डिसइंटीग्रेशन एज सीआईसी। व्हाट इज सीआईसी? सीआईसी इज मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरीके से ही उसको कंसिडर किया जा सकता है, लिस्टिंग शायद अवॉइड भी की जा सकती है। सो ऐसा मतलब टाटा सन्स का तो कोशिश यहीं पे है। सो अब ये कैसे प्ले आउट होता है ये देखना जरूरी है कि क्या यहाँ पे मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको मतलब यहाँ से एक्सेप्शन देगा क्या, ये देखना अभी जरूरी है। अपर लेयर एनबीएफसीज का यूनिवर्स, सो पहले 16 कंपनीज की लिस्ट थी, फिर 15 कंपनीज की लेटेस्ट अपडेट रहा। डेडलाइन फॉर लिस्टिंग वाज ऑलमोस्ट एंड ऑफ सितंबर 2025। सो बाकी सारी कंपनी जैसे कि टाटा कैपिटल हो या एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज हो, दे हैव ऑलरेडी लिस्टेड। पीयर्स जो ऑलरेडी लिस्टेड है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो या श्रीराम फाइनेंस हो, तो वो तो लिस्टेड है। सो टाटा सन्स इज द ओनली कंपनी विच इज अनलिस्टेड। सो लेट्स सी दैट कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या यहाँ पे रूलिंग होता है। अगर ये बोलते हैं कि भाई आपको लिस्ट करना पड़ेगा, तो आई थिंक देन दिस पर्टिकुलर कंपनी विल गेट लिस्टेड। बहुत सारा वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सकता है स्पेसिफिकली फॉर शपर जी पैलन जी ग्रुप, बट
जो पैसा है, मतलब जिस तरीके से एलोकेट, मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं अगर पब्लिक लिमिटेड टाटा सन्स बन जाएगा तो देन प्रॉफिट मेकिंग पे ज्यादा फोकस कंपनी को करना पड़ेगा, एंड विच विल नॉट, मतलब टाटा सन्स विल नॉट लाइक, क्योंकि बहुत सारा जो स्पेंडिंग होता है, सीएसआर स्पेंडिंग की बात हो या नॉन प्रॉफिट स्पेंडिंग की बात हो, तो जो जिस तरीके से टाटा ग्रुप बनता आया है वो थोड़ा मतलब अगर उस पे कंट्रोल आ जाएगा लिस्टिंग की वजह से, सो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर टाटा सन्स, दैट्स व्हाट देयर फीलिंग्स आर। एंड देन क्योंकि इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, पब्लिक शेयर होल्डिंग आ जाएगी, तो देन आई थिंक प्रॉफिट विल कम एट सेंटर, मतलब वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा, विच विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर टाटा सन्स, दैट्स व्हाट दे आर करेंटली थिंकिंग। टीसीएस के बारे में अब थोड़ी सी और बात करते हैं, तो टीसीएस ने 25,000 फ्रेशर्स ऑफर्स किए हैं FY 27 के लिए। लास्ट ईयर द नंबर वाज 44,000। सो कहीं ना कहीं ये नंबर नीचे जा रहा है। लेटरल हायरिंग डोमिनेंस भी, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई फ्रेशर नहीं लेंगे, लेटरल्स लेंगे, तो ये भी नहीं है। सो न्यू थिंग्स आर कमिंग। सो स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। एआई का इम्पैक्ट सीधा सीधा यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑलरेडी हमने कुछ ले ऑफ्स और रिस्ट्रक्चरिंग देखी थी। FY 26 में 12,000 एम्प्लॉयज को दे हैव लेड ऑफ। सो रीजन वाज चेंज इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मॉडल, reduced नीड फॉर सीनियर लेवल एम्प्लॉयज। सो उन्होंने बोला है कि यह इम्पैक्ट नहीं है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है फॉर दीज ले ऑफ्स, बट जो इंडस्ट्री सोर्सेस है या पीपल इनसाइडर्स है, तो दे से दैट की अनसर्टेनिटी इज देयर, एंड दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग दैट कि थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स प्रेशर में, मार्जिन प्रेशर में अगर आएंगे तो ये कॉल्स लिए जाएंगे। दो डिमांड एनवायरनमेंट जो है, कंपनी बोल रही है कि पाइपलाइन इज स्टेबल, इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में उनको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देख रहा है अक्रॉस सेगमेंट्स एंड जियोग्राफीज। सो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस कंपनीज दे रही है, तो उसके लिए आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग विल कम, ऐसा उनका कहना है। सो FY 26 का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $40 बिलियन का है। सो उस एंगल से स्ट्रॉन्ग स्टेबल डिमांड एंड स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, डील पाइपलाइन कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है। सो ओवरऑल लेट्स सी, आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही रहेगा आईटी सेगमेंट में। क्लैरिटी इज नॉट देयर, बट द वे वी आर डिस्कसिंग विद पीपल इनसाइडर्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, सो दे आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद द करंट सिचुएशन। सो लेट्स सी क्या क्या हो यहाँ पे होता है। लास्ट न्यूज जो है वो धुरंधर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीक 3 के एंड ऑफ वीक 3 में इस मूवी ने 1680 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया है। सो दिस इज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज फिल्म टू क्रॉस 1,000 करोड़ नेट इन इंडिया। सो नंबर 3 पोजीशन पे करंटली है, मतलब एज पर दी विकीपीडिया डेटा। सो नंबर 1 पोजीशन पे दंगल है, दो इंडिया कलेक्शंस आर वेरी लेस। चाइना में बहुत कलेक्शन किया है दंगल ने, ऐसा बोला गया है। सेकंड पोजीशन पे बाहुबली सेकंड जो है कंक्लूजन वो का फिल्म है, एंड थर्ड पोजीशन पे अभी धुरंधर है। एंड ये जो कलेक्शन है ये पठान और जवान की तरह अननोन नहीं है। सो दिस इज अ नोन कलेक्शन, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।